राजस्थान की पूर्व सीएम और दिग्गज बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने भी वोट डाला। वह झालावाड़ जिले से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। वोट डालने से पहले वह हनुमान मंदिर गई, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। वोट डालने के बाद राजस्थान की पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कहा कि मेरा आग्रह सभी मतदाताओं से है, विशेषकर नए मतदाताओं को कहूंगी कि जोरदार तरीके से वोट डालें, कमल खिलाएं और देश के लिए एक बड़ा कदम उठाएं। मेरा आग्रह सबसे है, स्पेशली नव मतदाताओं से, कि वो लोग सब आए, अपना जोरदार तरीके से अपना वोट कास्ट करें, कमल खिलाएं और देश के लिए एक बड़ा कदम उठाएं सब मिलके। मेरे साथ स्टूडियो में मेरी सहयोगी पंकज हैं, जो ग्राउंड जीरो पर यानी कि राजस्थान को चुनाव को कवर करके आई हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ रहे हैं और साथ ही ओमशील हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। पंकज, राजस्थान के अगर चुनाव को समझा जाए तो क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल, जब वो चंद्रशेखर आजाद के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया, कितना असर ये गठबंधन राजस्थान के चुनाव पर डालेगा? बिल्कुल केके, क्योंकि जिस तरीके से अगर राजस्थान की बात की जाए तो गठबंधन को लेकर तो धीरे धीरे हमने राजनीति भी देखी है, चाहे वो कांग्रेस की बात कर लें, क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट नाराज हो रहे थे तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि वो भी हो सकता है कि जो दल बदल सकते हैं। और अब जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, बाकी गठबंधन की जो बात होती है, कहीं ना कहीं सीटों पर उसका प्रभाव जो है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से मैंने राजस्थान के ग्राउंड जीरो पर पहुंची उस दौरान देखा, लेकिन केके इस दौरान मैंने ये सबसे ज्यादा तस्वीर देखी कि जो वोटर्स है ना, कुछ जैसे महिलाओं की बात करें, साइलेंट है, क्योंकि महिलाओं का मुद्दा बीजेपी ने भी उठाया, कांग्रेस ने भी उठाया। लेकिन इस दौरान महिलाओं से जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो पूरे तरीके से, चाहे 500 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस दे या 450 रुपए का सिलेंडर बीजेपी दे, उनका यहां तक भी कहना है कि हमारा पैसा ही हमें वापस दिया जाता है। जिन महिलाओं से हमने बात की तो यहां पर महिलाओं की भी अगर मैं बात करूं तो महिलाओं का भी एक बड़ा अहम रोल है। हालांकि वो आगे नहीं आती हैं, लेकिन जीत हार की अगर मैं बात करूं तो इस दौरान ये बहुत बड़ा संकेत मिलता है। और अगर बात मैं करूं जयपुर की सीटों की, क्योंकि ये वो 8 सीटें हैं जो ये पता करती हैं कि आप सत्ता तक कौन पहुंचेगा, ये किस पार्टी के हक में आएंगी। हमने कई समीकरण इसमें देखे। अगर मैं 2018 की बात कर लूं तो 5 सीटें कांग्रेस के हक में थी और 3 सीटें बीजेपी के हक में थी। लेकिन इस बार जो समीकरण चला है, अगर मैं बात कर लूं इस दौरान स्थानीय मुद्दों की, बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में तमाम मुद्दे उठाए हैं। और अगर मैं बात कर लूं कांग्रेस की तो 7 गारंटियां रही हैं, घोषणा पत्र की भी बात की है। लेकिन इस दौरान फिर से सनातन का मुद्दा जो है वो फिर से गहराता नजर आया है। प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान हो या फिर गोपाल शर्मा का बयान हो, दोनों तरफ से अगर बात करें तो जो समीकरण है ना, जो एक सियासत है, वो पूरे तरीके से सनातन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। क्योंकि हमने देखा भी है कि वोट बैंक की बात बिल्कुल। पंकज, तुमने खाचरियावास का जिक्र किया है, तो क्या लगता है कि वंशज वर्सेस भक्त हो चुका है? बिल्कुल, ये जो आप बोल रहे हैं कि वंशज वर्सेस जो भक्त वाला जो फॉर्मूला है उस पर काम है। क्योंकि जिस तरीके से खाचरियावास हमेशा से ही, हमने उनके 2-3 बयान सुने और मैंने भी उनकी पीसी कवर की थी, तो मैंने भी उनसे एक सवाल भी किया था कि ये जो सनातन को लेकर है, उन्होंने कहा हम वंशज हैं, हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जो खुद को भक्त बताते हैं, जो अभी अभी राजनीति में उतरे हैं, उन्होंने साफ तौर पर गोपाल शर्मा का नाम नहीं लिया। और क्योंकि इस दौरान ये भी है कि वो गोपाल शर्मा को इग्नोर करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा मैं जानता नहीं हूं। हालांकि वो भैरव सिंह शेखावत, अगर मैं बात करूं तो इस दौरान उनके दत्तक पुत्र भी कहे जाते हैं। लेकिन इस दौरान वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सीट है ना मेरी सिविल लाइंस की, वो मेरे हक में रहेगी, मैंने काम किया है। और इस सीट का एक बड़ा अच्छा समीकरण रहता है कि ये वो बड़ी कांटे की टक्कर यहां पर नजर आती है। और इस बार यहां पर कांटे की टक्कर 3 में नजर आई। एक तरफ तो खाचरियावास है, दूसरी तरफ गोपाल शर्मा और तीसरी तरफ जो निर्दलीय है कीर्ति राठौर, वो भी इस सीट पर है। तो अब ये जो समीकरण बनता आ रहा है ना, ये बड़ा ही कांटे का समीकरण है। इसके साथ में दूसरी ओर सीटें, जैसे आदर्श नगर की सीट पर मैं ग्राउंड जीरो पर पहुंची, इस दौरान रफीक खान जो वहां पर प्रत्याशी है, लोगों की बड़ी अच्छी राय रही कि उन्होंने पानी की समस्या दूर की है और उन्होंने जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर ध्यान दिया है इस तरीके से। लेकिन बीजेपी ने वहां पर, क्योंकि वो जो एरिया आता है थोड़ा सा मुस्लिम एरिया आता है,
वहां पर कांग्रेस ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी उसी को बनाया है जो वहां पर मौजूद है। बीजेपी की बात करूं तो रवि नैयर को उन्होंने वहां पर उतारा है। हालांकि वहां पर आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी है उमर, उनका भी जो है रोल थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादातर सीटें जितनी हमने कवर की हैं उनमें सब में यही है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। और यहां सबसे बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी ने 5 साल की अगर बात की जाए वहां पर कुछ ऐसा जो संकेत है या कुछ ऐसा काम जो फील्ड पर जाकर करना होता वो नहीं नजर आया। लेकिन लास्ट टाइम की मैं बात करूं, एक के बाद एक दिग्गज जो स्टार प्रचारक थे वो उन्होंने उतारे हैं, और उसके बाद वादे जो उन्होंने किए, संकल्प पत्र को लेकर कहा है, किसानों को लेकर उन्होंने कहा है। उधर अशोक गहलोत की बात करूं तो वो भी कह रहे हैं कि हमने तो जो काम था वो किया है, जो काम हमारा बाकी बचा है वो हम अब करेंगे। बिल्कुल पंकज, मैं लौटूंगा आपके पास। नागेंद्र, क्या लगता है कि राजस्थान की इस बार ये रिवायत, ये रिवाज बदल जाएगा जिस तरह का दावा कांग्रेस कर रही है? देखिए, जिस तरह का माहौल फिलहाल राजस्थान के अंदर है और जो फाइट है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखी जा रही है और बहुत कांटे की टक्कर इस बार राजस्थान के अंदर होने वाली है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो रिवाज वहां पिछले 30 सालों से चला रहा है वो इस बार बदल जाए। जो वहां हर बार ये कहा जाता है कि कोई भी सरकार 1993 के बाद से रिपीट नहीं हुई है, तो चाहे अशोक गहलोत की बात करें, सचिन पायलट की बात करें, दोनों की तरफ से ही ये बार बार कहा जा रहा है कि जो रिवाज यहां रहा है अब की बार कांग्रेस उसको बदलने वाली है। और क्यों बदलने वाली है? क्योंकि कांग्रेस ने 5 साल जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम किया है, चाहे हेल्थ का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हर जगह वो दावे कर रहे हैं। लेकिन इन दावों में कितना दम है ये 3 दिसंबर के बाद 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। दूसरी तरफ यदि भाजपा की बात करें तो वो भी सिर्फ इस चीज पर टिकी हुई नहीं है कि यहां का रिवाज है कि 5 साल में सरकारें बदलती हैं। यदि ऐसा होता तो प्रधानमंत्री या फिर जो केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री हैं उनको बार बार वहां पर रैलियां या फिर रोड शो नहीं करने पड़ते। तो ये बात बीजेपी भी समझ रही है कि टक्कर जो है वो कांटे की है और परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। तो बीजेपी की तरफ से भी लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। तो अब अभी हम देखें, जब जो प्रचार थमा था जिस दिन, उस दिन भी नरेंद्र मोदी की जो रैली थी उसमें उन्होंने जिस तरह से सचिन पायलट या राजेश पायलट का जिक्र किया है, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश की है। तो दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से साम राम दंड भेद की जो नीति है वो अपनाई जा रही है और हर हाल में दोनों ही पार्टियां फिर से, चाहे बीजेपी की बात करें तो वो सत्ता में आना चाहती है और कांग्रेस उसको रिपीट करना चाहती है। बिल्कुल। मनोज जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता हैं। मनोज, जिस रिवायत के, जिस रिवाज की बात हम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिवाज या रिवायत अगर टूटे तो जो गठबंधन हुआ है हनुमान बेनीवाल की पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में, तो उसी को साथ लेने की जरूरत पड़े? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल और जो चंद्रशेखर की पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, लेकिन क्योंकि पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी से हनुमान बेनीवाल का गठबंधन था तो बीजेपी के जो वोटर थे उन्होंने हनुमान बेनीवाल को वोट दिए थे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने किसान मुद्दे को लेकर उनसे अपना गठबंधन तोड़ लिया था। लेकिन अभी परिस्थितियां दूसरी है, क्योंकि राजस्थान में आज तक अभी तीसरा मोर्चा काम ही नहीं कर पाया। कि तीसरे मोर्चे कई बार गठन भी किया गया, लेकिन तीसरे मोर्चे की जो भूमिका रही वो बिल्कुल शून्य के बराबर रही। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें या बीएसपी की बात करें, राष्ट्रीय लोकदल की बात करें, तो पिछली बार 6 विधायक जीत के आए थे बीएसपी के, जो कांग्रेस में शामिल हो गए। हनुमान बेनीवाल के खुद सांसद थे और 3 विधायक चुन के आए थे। आरएलपी के, अगर हम माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय लोकदल की जयंत पार्टी की बात करें तो सिर्फ एक मंत्री जीत के आए थे, सुभाष गर्ग भरतपुर से, तो वो एक सीट छोड़ी गई थी कांग्रेस की तरफ से, बाकी कहीं पे भी कोई। आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी अचानक चुनाव की फाइट दिनांक से पहले
अचानक फाइट से गायब हो गई, क्योंकि इनके जो दिग्गज नेता थे वो ईडी और सीबीआई में उलझे हुए थे। तो अगर तमाम बात की जाए तो राजस्थान के अंदर में फिलहाल अभी जो देखा जा रहा है वो तीसरा गठबंधन तो आरएलपी और आजाद की पार्टी नहीं देखी जा रही, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही देखी जा रही है। हाँ, अब ये अपनी भूमिका कितनी रखते हैं, क्योंकि इस बार जो टक्कर है वो बराबर की है। गहलोत सरकार लगातार अपनी योजनाओं के दम के हामी भर रही है, तो वहीं बीजेपी केंद्र सरकार की योजनाओं के दम पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, क्योंकि हर जगह हर क्षेत्र की राजनीति अलग अलग होती है। बिल्कुल। अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात मॉडल राजस्थान में नहीं चल सकता, हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश मॉडल राजस्थान में नहीं चल सकता। राजस्थान की राजनीति जातिवाद पे आधारित है, इसीलिए हर बार जो है कोई ना कोई, क्योंकि अगर बिल्कुल मनोज, ये जो आप अभी बात कह रहे हैं कि जातिवाद की राजनीति बहुत बढ़ चढ़कर होती है, तो क्या जाट और दलित मिलकर खेल बिगाड़ेंगे बीजेपी और कांग्रेस का? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए ऐसा है, जाट वोटर जो है, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है कि जाट और राजपूत की ऐसी गणित बैठी हुई है कि एक दूसरे को वोट देना पसंद नहीं करते। लेकिन पिछली बार भी अगर बात करें तो जब बीजेपी का प्रत्याशी था, जो बीजेपी का जाट वोट बैंक है, हो सकता है वो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को वोट दे दे, लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने अपना एक उम्मीदवार उतारा अभिषेक चौधरी जाट का, तो कहीं ना कहीं जाट की भूमिका अलग होती है। और दलित वोट बैंक है, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव से ठीक 4-5 दिन पहले अशोक गहलोत ने पप्पू कुरैशी के वो बैठाया, जो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रहे थे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी से चुनाव लड़ रही सुप्रता शर्मा को भी बैठा दिया। तो बीएसपी का जो वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, वो बीजेपी की तरफ कम और कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर में अगर दलित वोट बैंक अगर एक तरफा या जाट वोट बैंक एक तरफा अगर कांग्रेस के पक्ष के अंदर में वोट कर देता है, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल। पंकज, ग्राउंड जीरो पर आप रही तो तमाम चीजें ऐसी होती है जो हमें वहीं जाकर समझ में आती हैं। बिल्कुल। तो वहां का जो पूरा गणित है, जिस तरह से आप रफीक खान की बात भी बता रही थी, तो क्या लगता है कि वहां मतलब हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर भी काम करेगा या सिर्फ जातिवाद वाला फैक्टर? जातिवाद वाला के अगर मैं जातिवाद की बात करूं तो जितना मैंने वहां पर जाना है, क्योंकि अगर बात गुर्जर समाज की करें तो गुर्जर समाज ना बीजेपी का वोटर होता था, लेकिन जब से सचिन पायलट आए हैं उसके बाद से जो छिटक कर जो वोट आया है ना कांग्रेस की तरफ से, बड़ा अहम रोल रखता है। लेकिन इस बार थोड़ी सी मुश्किल मुझे जहां तक लगी है कांग्रेस की हो सकती है, क्योंकि सचिन पायलट को जब गुर्जर वोटर्स ने वोट दिया तो वो चाहते ये थे कि मुख्यमंत्री के पद पर सचिन पायलट जाए, ताकि जो भी एक होता समुदाय के हिसाब से अगर हम देखते हैं, चाहे हम दूसरे राज्यों की बात कर लें, तो एक अपने समुदाय का अगर मुख्यमंत्री है तो एक अलग ही उसका जो समीकरण बनकर आता है, या विकास की हम बात करें। लेकिन यहां पर थोड़ा सा इस बार जो पेच है वो फंसा हुआ है, क्योंकि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, क्योंकि सचिन पायलट को देखा है हमने कि वो अभी सामने नहीं आ रहे, जहां पर देख रहे हैं हम अशोक गहलोत को ही देख रहे हैं। विज्ञापन की बात कर लें, न्यूज़पेपर की बात कर लें तो वो अशोक गहलोत ही नजर आ रहे हैं। तो यहां पर पूरी तरीके से कांग्रेस की बात करें तो अशोक गहलोत पर है। लेकिन अगर मैं जाट समुदाय की बात करूं तो एक बड़ी अच्छी कहावत है जो हमारी तरफ भी होती है के कि जिसके साथ में जाट है उसी की खाट है, और जिसके साथ में जाट नहीं है उसी की वाट लगी हुई है। तो राजस्थान का समीकरण भी कुछ इसी तरीके से कहता है कि जाटों का जो समीकरण है बहुत अहम रोल रखता है। अब बात राजपूत समीकरण की अगर हम करें तो राजपूत समीकरण का भी रहा है कि बीजेपी फोकस तो करती है, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर जो राजपूत हैं वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं बीजेपी से, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ अगर मैं जातीय समीकरण की बात करूं, क्योंकि मैंने हवा महल वाली सीट कवर की थी, वहां पर जब मैंने जनता से पूछा था तो जनता का यह कहना है कि अभी जो वहां पर आर जो तिवाड़ी है वो वहां पर मौजूदा विधायक है कांग्रेस की तरफ से। कुछ का कहना है काम हुआ है, इसी वजह से वहां पर जो समीकरण है वो बनता नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ थोड़ा बहुत वहां पर मुस्लिम की अगर मैं बात करूं तो वो वोटर्स भी हैं। लेकिन यहां पर जो कार्ड चला है बीजेपी ने भी बाल मुकुंद आचार्य को यहां पर खड़ा किया। और सबसे बड़ा मुद्दा पता है वहां पर के क्या रहा है, पलायन का मुद्दा वहां पर बड़ा अहम, और जिस तरीके से मंदिर तोड़े गए हैं वो। तो कुल मिलाकर मैं राजस्थान की अगर बात करूं तो जातीय समीकरण बहुत भारी पड़ता है स्थानीय मुद्दों से और केंद्रीय जो जिस तरीके से बीजेपी मुद्दे लेकर आई है उसको लेकर। तो क्या यूं कहा जा सकता है कि पिछली बार जो गुर्जर समाज था वो कांग्रेस के साथ इसलिए था क्योंकि उसको उम्मीद थी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। इस बार ऐसा कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है कि सचिन पायलट को कोई मौका भी मिलेगा।
तो ये गुर्जर समाज जो है वो छिटक जाएगा। बिल्कुल, ये जो वोट बैंक के जो चल रहा है ना कि पहले ये बीजेपी का हुआ करता था, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं अगर सचिन पायलट को आगे नहीं करती है कांग्रेस तो थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। और ऐसा ये नहीं है कि कांग्रेस के साथ है, क्योंकि यहां पर आप बीजेपी का भी देखेंगे ना तो बीजेपी का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि ना तो फेस किया है बीजेपी ने किसी को कि हम इसके चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस का फिर भी क्लियर है, क्योंकि यहां पर अगर वसुंधरा राजे नाराज होती हैं तो बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। और इस रेस की मैं बात करूं, जितना मैंने वहां पर कवर किया है कि ये जो दिया कुमारी है उनको भी इस तरीके से देख रही है, जो अंदर खाने की खबरें निकल कर आती है कि मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि अभी एक नया चेहरा और 3 जगह से उनको अलग अलग जगह पर मौका दिया है, यानी कि पहले राजसमंद से वो सांसद है, और पहले की बात करूं तो सवाई माधोपुर से पूर्व विधायक भी रही है, और अब बीजेपी ने उनको सबसे बड़ी सीट यानी कि विद्यानगर वाली जो सीट है उस पर दावेदार उनको रखा है। अगर जयपुर की ही बात करूं, जयपुर में बड़े फूक फूक कर कदम बीजेपी ने रखे जातीय समीकरण को लेकर, लेकिन दावेदारी गजेंद्र सिंह शेखावत वहां पर है, जयवर्धन सिंह राठौर वहां पर है, दिया कुमारी और सबसे बड़ा चेहरा जो अगर हम कहें वसुंधरा राजे वहां पर है। तो मुश्किल सिर्फ कांग्रेस की नहीं है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, मुश्किल तो बीजेपी के साथ भी हो सकती है। अगर एक खेमे को नाराज किया तो शायद इस मुश्किल पर मुझे एक सवाल याद आया कि इस मुश्किल पर एक सवाल याद आया मुझे कि अगर देखा जाए ध्यान से बीजेपी और कांग्रेस के लिस्ट को, तो बीजेपी के दिग्गजों के सामने कांग्रेस ने बहुत दिग्गज नहीं उतारे हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि वो टक्कर दे रहे हैं, है ना। अगर राज्यवर्धन सिंह राठौर के सामने ही देखें तो अभिषेक चौधरी बहुत बड़ा चेहरा नहीं है या बहुत बड़े दिग्गज नहीं है, बिल्कुल, लेकिन जनता के हिसाब से नजर आ रहा है कि टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल, छात्र नेता के तौर पर वो निकले थे, लेकिन वही है ना कि जातीय समीकरण किसानों को साधने की कोशिश भी की जा रही है। कर्जा माफी का भी हमने देखा था, मैंने खुद अनुराग ठाकुर से भी बातचीत की थी के इस दौरान, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि जो केंद्र पर आरोप लगाया जा रहा है ये नाकामी है कांग्रेस की, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की जितने भी अगर जमीनी स्तर पर काम हुए तो उससे जनता ना खुश है। अगर चिरंजीवी योजना की मैं बात कर लूं तो उससे बड़ा अच्छा सा मतलब उसको बहुत ज्यादा वैल्यू मिल रही है राजस्थान के अंदर, क्योंकि उसकी राशि भी बढ़ा दी, 25 लाख से 50 लाख कर दी है के इस दौरान। तो जो समीकरण है ना ये कि चाहे योजनाएं, ऐसा नहीं है कि उसमें योजनाओं में काम नहीं हुआ है, काम हुआ है के चाहे किसानों की कर्जा माफी की बात हो या फिर चिरंजीवी योजना है उस पर भी काम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नागेंद्र, सचिन पायलट जब मतदान करके निकलते हैं और मीडिया से बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि ना तो कोई अकेला हरा सकता है और ना कोई अकेला जीत सकता है, तो क्या ये डैमेज कंट्रोल की तैयारी है या उसी की एक कोशिश? जी बिल्कुल, देखिए 2018 के बाद राजस्थान में जो कांग्रेस के अंदर हुआ और उसके बाद लगातार से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में मतभेद रहे, ये जग जाहिर है। ये अभी चुनाव से जस्ट पहले ही तस्वीरें साथ साथ आनी शुरू हुई हैं और उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कोई दिक्कत कांग्रेस के अंदर राजस्थान में नहीं है। अब जिस तरह से अशोक गहलोत की तरफ से भी ट्वीट किया गया है सचिन पायलट की एक वीडियो, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि राजस्थान की जो जनता है वो कांग्रेस को वोट दे, तो ये भी एक मैसेज देने की कोशिश अशोक गहलोत की तरफ से की गई है कि जो बातें की जाती है विपक्ष की तरफ से या फिर मीडिया में जो बातें कही जाती हैं वो सब इस वक्त मायने बिल्कुल नागेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और मनोज आप लगातार नजर रखिएगा ताकि आपसे अपडेट हम लेते रहें। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।